हेलो एवरीवन। बच्चों, पिछले 2-3 दिनों से जब से CET का ऑफिशियल कंफर्मेशन किया गया है, तब से हर बच्चे के मन में कुछ ना कुछ इस एग्ज़ाम को लेकर के डाउट्स हैं। अब सब बच्चे के अपने अलग अलग डाउट्स, अलग अलग कन्फ्यूज़न हैं। किसी को सिलेबस को लेकर के डाउट है, किसी को एग्ज़ाम के पैटर्न स्ट्रक्चर क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, बहुत अलग अलग किस्म के डाउट्स हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट्स ऐसे हैं जिनका वाकई में हमको पता होना चाहिए, वो डाउट्स दूर होने चाहिए ताकि अपनी प्रिपरेशन को हम फिर से रीस्टार्ट कर सकें। हम उनकी बात आज करेंगे भी, लेकिन कुछ ऐसे डाउट्स हैं, कन्फ्यूज़न है, क्वेश्चंस हैं बच्चों के जिनका उनसे फ़िलहाल अभी कोई लेना देना नहीं है और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उन सब चीज़ों के पीछे पड़ करके। हमें जो चीज़ें इस वक्त जाननी है, जो हमारी प्रिपरेशन के सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रिपरेशन, पढ़ाई, उसको फिर से रीस्टार्ट किया जाए। उसके लिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, पहले उन प्रश्नों का आंसर खोजो, उस कन्फ्यूज़न को दूर करो जिनका फ़िलहाल हमसे अभी कोई मतलब नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम उन पर फालतू में टाइम वेस्ट करें, क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चंस आते हैं, मैं देखता हूँ कुछ बच्चों के ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उनसे कोई मतलब ही नहीं है। जिस चीज़ का मतलब है, जो तुम्हारे प्रिपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है, उन चीज़ों की बात फिलहाल हम लोग करेंगे आज। हालांकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत चीज़ें क्लियर करी कि क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, उसका कैसे इंटरप्रिटेशन हम लोग करेंगे, कैसे समझेंगे, ये तो उनको मैंने लास्ट क्लास में सबको समझाया था। मगर फिर भी बहुत बच्चों के मन में अभी बहुत डाउट्स हैं, तो मैंने कहा इस चीज़ को पहले क्लियर कर लिया जाए, फिर वापस अपने प्रिपरेशन को रीस्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे इसकी बात भी हम लोग करेंगे आज। देखो, जिस प्रश्नों से जिन बातों से हमको मतलब है, पहले उन चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात तुमसे करूँगा कि एक प्रश्न जो सबके सारे बच्चों के मन में है और जो मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त, वो है सिलेबस। क्योंकि तुम किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करो, कोई भी एग्ज़ाम की तुम प्रिपरेशन करो, तुम बताओ, खुद से सोचो, तुम सबसे पहले क्या पता करना चाहोगे इस बारे में कि जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, हमें उस एग्ज़ामिनेशन के लिए क्या पढ़ना होगा, I mean उसका सिलेबस क्या होगा। तो ये एक जो चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हर बच्चे को जानना चाहिए। इन बातों के लिए अगर तुम परेशान हो, कन्फ्यूज हो, इट्स फाइन, ओके, इट्स नेचुरल, सबके साथ होगा। अब इसका जवाब क्या होगा, आंसर क्या होगा, सर सिलेबस क्या होगा। तो मैंने कहा था सिलेबस की जो बात हो रही है फ़िलहाल, वो कहा जा रहा है क्लास 12th ओनली। जो वीडियो रिलीज़ किया गया UGC की तरफ से, उसमें साफ शब्दों में कहा गया, कोई भी तुम्हें सजा करके उस इंटरव्यू को, मीटिंग को देख सकता है, जहाँ पे साफ शब्दों में कहा गया है क्लास 12th ओनली। ये ओनली वर्ड यूज़ किया गया है। क्लास 12th ओनली का मतलब ही सिर्फ 12th और कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था कि उस वीडियो में भी कई जगह +2 वर्ड यूज़ किया गया है, तो इसको लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, ठीक है। बट अभी कल एक बहुत ही वेल नोन न्यूज़पेपर में एक छोटा सा न्यूज़ आया जिसमें बताया गया कि सिर्फ क्लास 12th के 12वीं के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, 12वीं सिलेबस के ही प्रश्न पूछे जाएंगे NCERT के। तो अभी का जो सीन है, जो भी सामने बात निकल करके आ रही है, वो यही है कि क्लास 12th ओनली इज़ योर सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन। हालांकि मैंने इसको बहुत जगह सर्च किया, कई ऑफिशियल वेबसाइट मैंने चेक किया, जो ऑथेंटिक सोर्सेस हो सकते हैं, जहाँ से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, मैंने चेक किया और कहीं पर भी क्लियर शब्दों में इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो फैक्ट बता रहा हूँ कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, जो है बस वही है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग को ये मान के चलना है कि क्लास 12th ओनली ही होने वाला है, जो अब तक इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान से समझना पहले, जैसे कि मान लो हमने कहा कि अच्छा, एक बात और, अगर तुम मुझसे मेरा पर्सनल थिंकिंग या ओपिनियन जानना चाहोगे तो मुझको जो लग रहा है, सब कुछ देखने के, बहुत चीज़ सोचने के, और जो गवर्नमेंट की जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, उन सबको ध्यान रख करके, उससे कॉन्सेप्ट को ध्यान रख कर बात किया जाए, तो मुझको ये पूरा एक विश्वास है कि सिलेबस तुम्हारा क्लास 12th ओनली ही होने वाला है, ठीक है।
क्योंकि जो भी एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट की है उसके हिसाब से हमेशा ये कोशिश किया जा रहा है कि एग्ज़ाम लॉजिकल हो और अ काइंड ऑफ बर्डन बच्चों के ऊपर से कम किया जाए। ये हमेशा इस पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाए तो मेरा मेरा पर्सनल जो एक कह सकते हो कि इंस्टिंक्ट है वो ये कहता है कि क्लास 12 ओनली इज़ गोइंग टू हैपन। बट हम एक बात और तुमसे कहना चाहेंगे, हम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे थे उसकी बात पहले कर लूँ। हम लोग प्रिपरेशन अभी शुरू की थे क्लास 11th का फिज़िक्स। क्लास 11 फिज़िक्स में सेंटर ऑफ मास हम लोग ख़त्म कर चुके थे, आगे हम लोग बढ़ने वाले थे, तब तक ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास को क्लास 11th के सिलेबस को वहीं पर होल्ड करेंगे और शुरू करेंगे क्लास 12th का सिलेबस कल से। हाँ बिल्कुल, कल से क्लास 12 शुरू हो जाएगी रेगुलर बेसिस पे। तो कल से क्लास 12th का हम लोग रीस्टार्ट करेंगे। क्यों? उसकी वजह सुन लो। मान लो अगर क्लास 12th ओनली होता है, जैसा कि पूरा पूरा चांस है भी, तो ठीक है 12th हम लोग शुरू कर देंगे, अपना कंटिन्यू चलेगा अब तक जब तक हमारा एग्जामिनेशन है उसके पहले तक। इन केस मान लो अगर दूसरे सिनेरियो में 11th भी जुड़ जाता है तो ठीक है, क्लास 12th हमने स्टार्ट कर दिए हैं, 11th को जहाँ पे होल्ड किया है अभी फिर से उसको रीस्टार्ट कर देंगे। तो अभी हम लोग टाइम वेस्ट क्यों करें? अच्छा ये तो नहीं होगा ना क्लास 11th ओनली, ये तो नहीं होने वाला है कि सर 11th को मत छोड़िए। जब भी होगा क्लास 12th ओनली या 11 12 दोनों होगा, मतलब दोनों ही शर्तों पे क्लास 12th का सिलेबस तो आना ही आना है, या 12th ओनली हो या 11 12 दोनों हो। तो हम लोग 11th के कोर्स को अभी होल्ड करते हैं और कल से शुरू कर दें क्लास 12th का हम लोग सिलेबस, क्योंकि हमें टाइम अब वेस्ट नहीं करना। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी प्रिपरेशन, हमारी पढ़ाई, हम उसको ही नहीं करेंगे और बाकी चीज़ों पर लगे रहेंगे तो क्या फ़ायदा है। तो इसलिए सिलेबस के बारे में चिंता मत करो। अगर कुछ भी होगा तो क्लास 12th का सिलेबस आना ही आना है, या 12th ओनली हो या 11 12 बोथ हो। तो हम लोग 11 के कोर्स को होल्ड करते हैं और कल से तुम्हारा 12th का एक रीस्टार्ट हम लोग करेंगे अपने प्रिपरेशन को। कैसे करना हो क्या करना हो उसकी बात भी मैं कल करूँगा, लेकिन क्लासेस तुम्हारा कल से क्लास 12th का आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वही पीछे रह जा रही है, बाकी चीज़ों हम लोग बस अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। फालतू चीज़ों को यूट्यूब पे खोजना बंद करो और अपनी प्रिपरेशन पर टाइम दो। वरना देखो, दो टाइप के बच्चे होते हैं जो शांति से अपना काम बस करते रहते हैं, आसपास क्या हो रहा है उन चीज़ों से सिर्फ उतना ही मतलब रखते हैं जितना उनको ज़रूरत है। कुछ बच्चे होते हैं जो अपने आसपास हर एक चीज़ में टांग घुसाएंगे, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, वो क्या हुआ। ये चीज़ सही नहीं है। तुमको जिन चीज़ों से मतलब है उनको देखो, सर्च करो और चुपचाप तैयारी में लग जाओ। शांति से पढ़ाई करो और अपने परफॉर्मेंस से शोर मचाओ। बाकी तुमको शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये बात मेरे ख्याल से सारे बच्चों के मन में क्लियर हो गई होगी कि क्लास 12 ओनली इज़ मोस्ट प्रोबेबली होने वाला है। और अगर नहीं भी होगा तो 11th को होल्ड करेंगे, 12 शुरू करेंगे, आगे जैसा इन्फॉर्मेशन आएगा उसके हिसाब से प्रिपरेशन लोग अपना आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में किसी बच्चे को कोई भी मन में किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है जानना, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो जुड़े हुए हैं और अभी क्लास 12th में एग्ज़ामिनेशन बोर्ड का जिनका चल रहा है या चलने वाला है, उनकी बात किया जाए तो वो बच्चे भी बड़े परेशान है सर कि एक चीज़ और जो हमें नहीं पता चल पा रही है ठीक से कि क्लास 12th के मार्क्स का कुछ वेटेज मिलने वाला है। मैंने कहा भैया क्लास 12th के मार्क्स का वेटेज नहीं मिलने वाला है। तो अपने बोर्ड्स में टॉप किए हो, 1% तुमको मार्क्स नहीं मिलेगा वेटेज। तुम्हारा परफॉर्मेंस सिर्फ CUET में तुमने कितना अच्छा स्कोर किया है सिर्फ उसी से देखा जाएगा। तो क्लास 12th के मार्क्स का कोई भी तुमको वेटेज नहीं मिलने वाला है, एक नंबर नहीं मिलने वाला है, इस बात को ध्यान रखना। एक चीज़ लेकिन मैं कहूँगा, एलिजिबिलिटी, दो चीज़ों में फ़र्क समझना, वेटेज और एलिजिबिलिटी। वेटेज का मतलब तुम्हारे मार्क्स पे तुम्हें कुछ और एक्स्ट्रा तुमको फैसिलिटी मिलेगी, तुमको रैंक तुम्हारे बढ़ जाएंगे, मगर वेटेज यहाँ पर नहीं है। एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी में मैंने उस दिन बताया, मैं तो फिर से बता दे रहा हूँ कि कोई यूनिवर्सिटी अगर कह दिया कि भैया हमको क्लास 12th में 60% हमारा ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अब उसके बाद तुम CUET में जितना अच्छा करो तो तुम्हारा होल सोल रैंक तो तय करेगा CUET, मगर तुम्हारा वो एक
बाउंड्री लगा देगा एलिजिबिलिटी कि भाई DU में एडमिशन तुमको चाहिए तो 60% तुम्हारा 12th मार्क्स होना चाहिए प्लस CUET क्लियर करो। BHO ने कहा नहीं, हम अपने 50% रखेंगे, 50% 12th में एलिजिबिलिटी होना चाहिए और CUET क्लियर करो। तो 12th के मार्क्स पे एलिजिबिलिटी तय होगी, वेटेज नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो 12th का ऐसा नहीं कि 12th की पढ़ाई बेकार हो गई, एलिजिबिलिटी है, तुम CUET में टॉप कर लिए लेकिन उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तुमने पार नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है फिर। तो 12th के एग्ज़ाम को हल्के में नहीं लेना है, पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, प्रिपरेशन कर रहे हो करते रहो, अच्छे से प्रिपरेशन को जितना ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मगर CUET का एग्जामिनेशन पे अच्छा परफॉर्मेंस तुमको देना होगा। तीसरी चीज़ जिसको लेकर के कुछ बच्चे परेशान हैं और ठीक है वो चीज़ ज़रूरी भी है जानना, वो है सर एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, सेक्शन वाइज क्वेश्चन क्या होंगे, कितने कितने सेक्शन होंगे, इन सब की बात पूछी जा रही है। तो अगर तुम मुझसे पूछोगे सर इसका इन्फॉर्मेशन क्या है, तो सीधा तुमको जवाब दूं कि पूरे इन्फॉर्मेशन में से कहीं भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है कि पैटर्न क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे और सेक्शन क्या क्या होंगे। इसके बारे में खोजना बंद करो, किसी को कुछ नहीं पता इसके बारे में, एकदम जो फैक्ट है बता रहा हूँ। जब तक ऑफिशियल इनका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू नहीं होगा, तब तक इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, हर क्वेश्चन में कितने सेक्शन होंगे, सेक्शन वाइज कितने क्वेश्चंस होंगे, कुछ भी नहीं पता है। जो भी तुमको अगर कोई बताएगा तो अपना अनुमान होगा या हाइपोथेटिकल बातें होंगी, फिलहाल इसके बारे में कुछ नहीं पता है। मैं मानता हूँ कि ये चीज़ ज़रूरी है, पैटर्न के बारे में जानना ज़रूरी है, लेकिन मैं तुमको गेस करके पैटर्न क्यों बताऊँ यार, मैं गेस करके तुमको क्यों बताऊँ, जो रियल है वो पैटर्न तुमको पता होना चाहिए ना। तो हम वेट कर लेते हैं, रुक जाते हैं, गलत चीज़ से हमको आगे नहीं बढ़ना है। पेशेंस रखो, वेट कर लो, पता चल जाएगा। इसके बारे में मैं फिर बोल दे रहा हूँ, किसी को अभी पिक्चर क्लियर नहीं है, किसी को मतलब किसी को भी नहीं, ठीक है। तो इसके बारे में परेशान मत होना, ये वेट कर लो, जब ऑफिशियल एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होगा तो आई थिंक वहाँ पर पे ये बातें क्लियर हो जाएंगी, क्या पैटर्न होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे और तमाम चीज़ें हमको पता चल जाएंगी। ठीक है, ज़रूरी है ये बात, लेकिन नहीं पता तो क्या करोगे, बताओ पढ़ाई के छोड़ दोगे कि जब तक हमको पैटर्न नहीं पता हो तब तक हम लोग नहीं पढ़ाएंगे, किताब सब बंद कर दोगे, ऐसा क्या नहीं कर सकते ना। तो ठीक है, नहीं पता होल्ड कर दो, किसी को नहीं पता, हमको भी नहीं पता, देखेंगे, पढ़ाई जो कर सकते हैं वो करते हैं। चौथी चीज़ जो जानना ज़रूरी है वो है कंपल्सरी लैंग्वेज। हर बच्चे को इसके बारे में पता होना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ कि जो लैंग्वेज एक कंपल्सरी किया गया है, किसी भी स्ट्रीम का हो, कोई भी एग्जामिनेशन तुमको देना हो, एक लैंग्वेज तुमको चूज़ करना कंपल्सरी है। अब इस पे तुमको ध्यान देना, ये क्लियर कट हमको पता चल चुका है कि एक लैंग्वेज मेरा कंपल्सरी है। तुमको जो चीज़ें, जो 30 लैंग्वेजेस हैं, देख सकते हो लिस्ट उसकी, जो लैंग्वेज तुमको चूज़ करना है, हिंदी, इंग्लिश या कोई भी रीजनल लैंग्वेज, उसको चूज़ कर लो और उसकी प्रिपरेशन शुरू करो। अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? ये सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, फालतू बातों को तुमको ध्यान नहीं देना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जिसने कहा कि सर मुझको इंग्लिश में कंफर्टेबल है, हमको इंग्लिश एज अ कंपल्सरी लैंग्वेज हमको चूज़ करना है, चूज़ कर लो भाई। एक बात तो कन्फर्म है कि उसमें जो ग्रामर है वो तुम्हारा कन्फर्म आएगा, चाहे तुम इंग्लिश चूज़ करो एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट या फिर हिंदी। तो हम लोग क्यों ना अभी से ग्रामर पढ़ना शुरू कर दें। जो भी +2 में तुम पढ़े हो ग्रामर में, बुक उठाओ उसकी, शुरू से एकदम बेसिक, कोई बहुत ताम झाम नहीं आने वाला है, एकदम बेसिक लैंग्वेज आएगा तुम्हारा। जो भी ग्रामर है, ये हिंदी की हो तो व्याकरण की जो भी तुमने किताबें रखी होंगी, शुरू करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो, कुछ रिकॉल करना शुरू करो। इन सब बातों पर ध्यान दो, अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दो, बाकी बातों से क्या फ़ायदा है यार। हाँ, हमको हम जो कर सकते हैं उसको बेहतर तरीके से करें। तो ये कंपल्सरी है, ये चीज़ सबको जानना है और इस पर तुमको अभी से काम शुरू करना है। तो इंग्लिश या हिंदी या जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट हो, जो तुम चूज़ करना चाहो, चूज़ करो और उसका ग्रामर तो कन्फर्म आने वाला है,
बाकी अभी भी ये क्या होगा, अभी भी इसका पूरा लैंग्वेज भी किस तरीके से आएगा उसकी बात अभी भी पता चल जाने दो, उसकी बात भी बता दूंगा। लेकिन एक जो एसेंस होता है किसी भी लैंग्वेज एग्जाम का वो होता है उसका ग्रामर, व्याकरण, तो वो तो कन्फर्म आएगा। कितने मार्क्स के होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, पहले कह दिया इस बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है, तो मत खोजो, केवल टाइम वेस्ट होगा, कन्फ्यूज़न और बढ़ेगा। ठीक है, आएगा, मैं खुद तुमको बता दूंगा। बट शुरू करो, जो +2 किताब है उसको उठाओ और पढ़ाई शुरू कर दो। एक 5वीं चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है जनरल टेस्ट। मैंने कहा था जनरल टेस्ट कंपल्सरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। ये डिपेंड करेगा तुम किस यूनिवर्सिटी के किस कोर्स को ऑप्ट करना चाहते हो। वो यूनिवर्सिटी उस कोर्स के लिए जनरल टेस्ट की डिमांड किया है या नहीं किया है, उसके हिसाब से तुमको जनरल टेस्ट में अपीयर होना है या नहीं होना है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी। अगर BHU BSc से तुम BHU BSc AG करना चाहते हो और उसने कह दिया नहीं BHU BSc AG में जनरल टेस्ट कंपल्सरी है, हम इसको कंसिडर करेंगे, यू हैव टू अपीयर। वही कहेगा नहीं BHU BSc मैथ्स में जनरल टेस्ट इज नॉट कंपल्सरी, कोई दिक्कत नहीं है, अपीयर हो जाना, AG के लिए काम आएगा, मैथ्स के लिए काम नहीं आएगा। ठीक है, तो जनरल टेस्ट के बारे में सबको जानना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसको पहले कंपल्सरी समझा जा रहा था, बट ये नहीं है, ऑप्शनल है। इफ़ यू विश टू अपीयर यू कैन, डिपेंड ऑन द कोर्स यू ऑप्ट, डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी इन विच यू वांट टू गो, उस पर डिपेंड करेगा। तो मेरे ख्याल से इन 5 चीज़ों के अलावा फिलहाल तुम्हें अभी किसी भी चीज़ों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रही बात स्ट्रक्चर की, जो शिफ्ट अलग अलग शिफ्ट की बात हो रही है, डोमेन सब्जेक्ट की बात हो रही है, बंद करो। एक बार एप्लीकेशन फॉर्म आ जाने दो, मैं पूरा प्रोसेस तुमको समझा दूंगा, तुमको करना है। समझा तुमको चुका ही हो पहले, इसके पहले वाले वीडियो में, बस तुमको करना कैसे वो समझा दूंगा तुमको। तो अभी अप्रैल के फर्स्ट वीक में आने वाला है, तो तब तक जो भी 10-11 दिन बच्चे क्यों वेस्ट करें अपना, हम अपना काम करें, उनको अपना काम करने दो। तो मेरे ख्याल से अब हम लोग इन सब बातों पे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। अननेसेसरी चीज़ों को सर्च करना, खोजना, यहाँ वहाँ देखना बंद करो। हमें जो ज़रूरत है उस पर बात करते हैं। तो ये सब बातें हमको बताना था ताकि तुम्हारे मन में जो भी डाउट्स है, कन्फ्यूज़न है, वो दूर हो जाए। और जो बच्चे मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे उसके हिसाब से मैंने ये तुमको आज वीडियो बनाई है। ठीक है, और अब हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है अपनी तैयारी, उसको कल से रीस्टार्ट करने वाले हैं। कल से क्लास 12th का सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड मैं शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, 11th को होल्ड कर दिया है, नहीं आएगा 11th वहीं पे छोड़ देंगे, अगर आएगा रीस्टार्ट कर देंगे, क्या दिक्कत है, टाइम को वेस्ट किया जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और दिमाग से उलझन जो है वो ख़त्म हो गया होगा, क्योंकि उलझन में पढ़ोगे तो फिर नुकसान से तुम्हारा होगा। ठीक है, और भी अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में बता देना, मैं जब कल क्लास शुरू करूँगा तो वहाँ पे डिस्कस कर दूँगा, अगर अभी भी कोई डाउट है तो। और अगर नहीं तो चलो फिर से हम लोग अपनी पढ़ाई को रीस्टार्ट करते हैं फ्रॉम ज़ीरो। ये अच्छा, एक बात और, एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अभी मुझसे बहुत बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि सर मान लीजिए क्लास 12th का जो इम्पोर्टेंट बात है वो भूल गया मैं, क्लास 12th का हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम जो 11th का पढ़े क्या नुकसान हो गया, क्या मेरा टाइम वेस्ट हो गया, नुकसान हो गया। मतलब कुछ बच्चे इसके लिए परेशान कि यार मैंने टाइम, अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त मैंने वेस्ट कर दिया। एक बात बताओ, जितने देर तुम पढ़े हो, अगर तुम उतने देर नहीं पढ़ते तो क्या करते? क्या कुछ ऐसा करते क्या कि तुम मतलब एकदम राजा बन जाते? कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मतलब हद है यार। तुमने पढ़ाई कर ली, कुछ कॉन्सेप्ट सीख लिया, फिजिक्स तुमको समझ में आनी शुरू हो गई, जो तुमको अब तक नहीं आता था, तुमको वो फिजिक्स आने लगी और तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया। तुम और क्या करते बताओ? अगर तुम उतना टाइम वहाँ नहीं खर्चते तो ज़िंदगी में और क्या करते? पढ़ाई तो करते और क्या करते? तो कुछ सीख लिया, कुछ जान लिया, कोई बुराई नहीं है इसमें। मान लो नहीं आता, चलो क्लास 11 नहीं आता, चलो मान लिया। जो मैथ्स के बच्चे हैं, BHU BSc मैथ्स के हैं, वो जब आएंगे BHU में या फिर किसी भी कॉलेज में जाएंगे, BSc करेंगे, उनको
फिजिक्स पढ़नी होगी। जितना तुमको मैंने पढ़ाया है, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास और काइनेमेटिक्स, रिलेटिव मोशन, वेक्टर्स, ये सब तुमको वहाँ पर भी ज़रूर काम आएगा। अगर यहाँ पर भी नहीं आता है तो वेस्ट नहीं है, बहुत फ़ायदा करेगा। फिजिक्स तुमको आ गई है, तुमको फ़ायदा होगा जब तुम आगे बढ़ोगे। तो मैथ्स वाले तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, तुम्हारा वो बहुत काम आने वाला है, तुमको ये बहुत हेल्प करेगा व्हेन यू गो फर्दर। अब कहेंगे बायो वाले सर हम लोग क्या करें, हम तो अगर बेसिक किए तो भी फिजिक्स हमको नहीं पढ़नी होगी। तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं बताओ। मैं टाइम मशीन ला करके जा करके पास्ट में सब कुछ बदल तो सकता नहीं हूँ, एंड किसी को पता नहीं था कि ऐसा होने वाला, और पढ़ ही लिए है ना, और कुछ गलत काम नहीं किए ना कि जिसको जा करके भूतकाल में जा करके बदलना चाहे। पढ़ाई ना किए हैं भाई, नुकसान तो हुआ नहीं। तो ऐसा थिंकिंग मत सोचो कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो गया। हमेशा फ़ायदे के लिए नहीं पढ़ा जाता है, कभी कभी खुशी के लिए, मन के लिए भी पढ़ा जाता है। हमेशा एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ते, कभी कभी खुद के लिए पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को मत सोचा करो कि यार पढ़ लिए नुकसान हो गया अब क्या करें, ऐसा फालतू बेकार की बातें हैं। जो पढ़े हो तुमको ज़रूर भविष्य में कभी ना कभी काम आएगा। कल तुमसे कोई छोटा भाई बहन तुमसे पूछ लिया सर ये भैया ये क्वेश्चन बता दो, कहोगे नहीं मैं तो बायो का हूँ, मुझको फिजिक्स मत पूछो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक बाकी बातें क्लियर हो चुकी होंगी, और हम लोग अब इन सब चीज़ों से ध्यान हटा करके अब शुरू करेंगे कल से अपना पहला क्लास 12th का, जो कल तुमको मिल जाएगा कल शाम तक, ठीक है। तो आज के सिर्फ इतना ही, फिर भी अगर कोई डाउट है तो बताना कमेंट बॉक्स में, कल डिस्कस में ज़रूर कर दूँगा, ठीक है। आज का सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच।